So बच्चों, today we are going to start the chapter number 9, the making of a national movement. तो अभी तक की क्लास में बच्चों हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने ब्रिटिश टाइम पीरियड से अपना ये जो बुक थी वो स्टार्ट की है ना, और जिसमें सबसे पहला ये चैप्टर जो था वो था आपका डेट और हिस्ट्री को लेकर, जिसमें हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की एक कंपनी थी इंडिया में आई बिजनेस और ट्रेड करने के लिए, है ना, और इस कंपनी ने किस तरह से इंडिया के बिजनेस और ट्रेड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने किस तरह से पूरी कंट्री के अंदर जो कह सकते हैं कि बिजनेस के अलावा इंडिया पर पॉलिटिकल कंट्रोल जो था एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और एक तरह से ट्रेडेड से ये कंपनी रूलर बन गई इंडिया की, मतलब इंडिया पर राज करना इस कंपनी ने स्टार्ट किया। बाद में हमने ये भी नेक्स्ट जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे के सारे जितने भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, है ना, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज थी, इसके अलावा आयरन और स्मेल्टिंग प्लांट जो थे, है ना, और इसके अलावा पीसेंट्स को किस तरह से पूरी तरह से कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया। जगह जगह पर जैसे मेरठ है, महाराष्ट्र है, मराठा है, इन पावर को एलिमिनेट किया और धीरे धीरे पूरी कंट्री पर कंट्रोल कर लिया। आपने कुछ जो चैप्टर 8 था उसमें हमने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ और भी काम किए, जैसे एजुकेशन पॉलिसी को रेगुलेट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ही देन थी। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर आज चैप्टर 9 के अंदर आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग आज इस चैप्टर में इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लगभग पूरी बुक के अंदर हमने ये पढ़ा है कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आने के बाद अंग्रेजों ने किस तरह से पूरी कंट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया, है ना। और आज जो है बच्चों हम लोग इंडिया में 1870 से लेकर 1947 तक की बात करेंगे, मतलब 1870 से लेकर 1947 जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसकी शुरुआत जो है, मतलब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने के, देश को आजाद करवाने की जो स्टार्टिंग थे वो बेसिकली 1870 से मानी जाती है। और 1947 में आप सबको भी पता है कि कई सारे रिवॉल्यूशंस हुए, कई सारे मूवमेंट्स इंडिया में चलाए गए, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स जो थे जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 1857 का रिवॉल्ट हम लोगों ने पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। इस 1857 के रिवॉल्ट को इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा गया। और लास्टली जाते जाते 1947 में अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ के गए और इस तरह से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। तो ये सारा का सारा जो डिटेल है, ये सारे इंसिडेंट क्या क्या इवेंट हुए, कहाँ पर कौन सी क्रांतियाँ हुई, या कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया के इस नेशनल मूवमेंट को, फ्रीडम फाइट मूवमेंट को लीड किया, वो सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आज इस चैप्टर में हम लोग अपनी कंट्री की आज़ादी के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर कुछ खास भी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तक हमने सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने किस तरह से हमारी कंट्री को एक्सप्लोइट किया, ये सारी बातें पढ़ी है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक बहुत ही अलग एक दूसरा फेज देख रहे हैं। इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों की क्या कंडीशन थी, किस तरह से उनके अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है बच्चों। तो नेशनलिज्म जो है एक्चुअल के अंदर ये पैट्रियटिज्म की एक फीलिंग है, देशभक्ति की फीलिंग, और हिंदी में कहे तो होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब या नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश में रहने वाला हर इंसान जब ये महसूस करता है कि ये देश हमारा है और हम जो है इसके नागरिक हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, और कोई भी आउटर पावर, कोई दूसरा हमारी कंट्री पर कंट्रोल नहीं कर सकता, हमें गुलाम नहीं बना सकता, हम सब एक हैं और हमें अपने देश की फ्रीडम के लिए फाइट करना है, देश की आज़ादी के लिए लड़ना है। तो ये जो स्पिरिट है बच्चों, ये जो फीलिंग है, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं, मतलब राष्ट्रवाद की भावना। देश में रहने वाले लोग जब सब के सब ये सोचने लग जाते हैं कि ये देश हमारा है ना, और बाहरी ताकत जो अंग्रेज भारत में राज करना आए थे उन्हें अपने देश से निकाल देने की जो फीलिंग है वो नेशनलिज्म कहलाती है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले नेशनलिज्म से
नेशनलिज्म जो है वो एक्चुअल में किसी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लिए एक पेट्रियटिज्म की फीलिंग है, देशभक्ति की भावना है, देश के लिए मर मिटना, देश को आजाद कराने की जो लड़ाई है वही नेशनलिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काफी सारी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बच्चों हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा द इमर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म। हमारी कंट्री में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर, किसानों के अंदर, आर्टिशियंस के अंदर, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, इनके बीच में ये भावना कैसे आई, नेशनलिज्म है ना, कि देश हमारा है, हम इस देश के रहने वाले हैं और बाहर की कोई शक्ति हमारी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि शुरुआत से लोगों के अंदर जो था, ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के बाद में, अंग्रेजों को आने के बाद में देश की हर जनता को लगता था कि ऑल द पीपल ऑफ एनी कास्ट, क्लास, क्रीड, लैंग्वेज आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। देश में रहने वाला हर इंसान, चाहे किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी लैंग्वेज को बोलता है, लेकिन वो इंडियन है ना। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है कि आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म आपने अपना रखा है, लेकिन आप एक्चुअल में कहाँ हैं, आप इंडिया के सिटीजन से, आप इंडियन है, और यही चीज नेशनलिज्म थी। तो यहाँ से ही, इसी फीलिंग से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, और यही नेशनलिज्म बच्चों देश की आजादी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ठीक है, और इसी के साथ देखें कि हमारे देश में एशियन टाइम में अगर हम लोग बात करें 1870 की, अंग्रेजों के राज की, अंग्रेजों के आने के बाद में देश के कई सारे लोगों को ये लगता था, बेसिकली वे लोग जो एजुकेटेड थे, ठीक है, जो चीज़ों को समझते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो उन्होंने वो किस तरह की पॉलिसीज अपना रहे थे, ये सारी बातें जानते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, है ना। और देश की जनता को, हमारी कंट्री की जो सिटीजन्स हैं, उनको भी ये लगता था कि ब्रिटिशर जो है हमारी कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, है ना, और हमें इन लोगों को यहाँ से निकालना। तो इस तरह से द ब्रिटिशर्स वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, एंड until this control was ended, India could not be for Indians। और इन नेशनलिस्ट का मानना था, ये जो बड़े बड़े नेता थे, जो इंडिया के जो सिटीजन्स थे, उन लोगों के दिमाग में ये चीज आने लगी कि अंग्रेजों ने हमारी कंट्री को पूरा कंट्रोल कर लिया है, यहाँ रहने वाले हर इंसान की लाइफ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। तो जब तक हम इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से नहीं निकालेंगे, इंडिया इंडियंस की नहीं हो सकती, हमारा देश भारत जो है वो भारतीयों का नहीं हो सकता। ये फीलिंग जो थी, इसी के कारण धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में रहने वाले हर इंसान के भी मन में जो थी वो देशभक्ति की भावना, देश को आजाद कराने की जो फीलिंग थी, वो धीरे धीरे अवेयर होना शुरू हुई। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ में देखें 1850 से पहले, 1850 से पहले, 1850 से पहले बच्चों हमारी कंट्री के अंदर कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनना शुरू हुई, राजनीतिक कह सकते हैं कि संस्थाएं बनना शुरू हुई। ये पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थी, इनका मेन एम था जैसे तैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना, अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स की हुकूमत है उसको खत्म करना, इंडिया को फ्री करवाना। तो इसीलिए 1850 से पहले कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी वो इंडिया के अंदर बनी, है ना। अब यहाँ पर हम कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करेंगे बच्चों, जो इंडिया के अंदर बनी थी। कुछ ऐसी कह सकते हैं कि एसोसिएशन, जैसे देखिए आप पूना सार्वजनिक सभा, ये जो पूना सार्वजनिक सभा थी, ये सारे इंडियंस के लिए थी, और इस सार्वजनिक सभा का मेन एम था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना। इसी तरह से एक और एसोसिएशन था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये भी इंडियंस का ही एसोसिएशन था, देश को आजाद कराने के लिए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज करने के लिए बनाया गया। इसी तरह से द मद्रास महाजन सभा बनाई गई। इसी के साथ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया, जो कि बॉम्बे में बनाया गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चों, आज आप हमारी कंट्री में जिस कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स से फ्री करवाने में, देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में। और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी ये इंडिया की आजादी से पहले,
और इंडिया की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी भी थी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। तो इस तरह से कंट्री के अंदर हमारे देश को ब्रिटिशर्स से फ्री कराने के लिए कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए गए। इन एसोसिएशंस का काम था टाइम टू टाइम अंग्रेज जो भी कानून बनाए, है ना, ऐसे कानून, ऐसे लॉज, ऐसे एक्ट जो इंडियंस के फेवर में नहीं है ना, जो देश की आजादी की बात नहीं करते, उनको अबॉलिश करना, उनके विरोध में प्रदर्शन करना, है ना, और अपनी डिमांड रखना, देश को आजाद कराने की, इंडिया को फ्री कराने की डिमांड रखना, ये इन एसोसिएशंस का काम था। कई सारे यंग रिवॉल्यूशनरी जो थे वो इन एसोसिएशन के मेंबर बने और अपने लेवल पर हर एसोसिएशन इंडिया की फ्रीडम फाइट के लिए काम करता रहा। तो इस तरह से सारे एसोसिएशन बने। इसके बाद देखें, they work with the idea that the people should be sovereign। और ये जितने भी एसोसिएशन बच्चों बने, यहाँ पर ये हर एसोसिएशन का हर मेंबर सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि इंडिया के लोगों को सोवरेन होना चाहिए। अब बच्चों, सोवरेन का मतलब होता है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, आजादी की तरह से, आजाद जो इंसान फ्री है, फ्रीडम है जहाँ पर, तो अपनी कंट्री को फ्री कराना और देश के लोगों को आजाद कराना, बस यही एक टारगेट इन सारे एसोसिएशंस का रखा गया कि हमारी कंट्री में रहने वाला हर इंसान सोवरेन होना चाहिए। बाहर का कोई इंसान हमको गुलाम नहीं बना सकता और ना ही हम किसी के गुलाम होने चाहिए। तो इस तरह से देश को आजाद बनाने के लिए, कंट्री के हर पीपल को सोवरेन बनाने के लिए ये एसोसिएशंस काम कर रहे थे। इसके अलावा देखें, the British government passed many laws against the association। लेकिन जहाँ पर इंडियंस जो थे, इंडिया के रहने वाले जितने भी इंडियंस और साथ में ये जो एसोसिएशन थे, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स भी जो थे उन्हें भी पता था कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस जो है, वो हम लोगों को अपोज कर रहे हैं, हमारे खिलाफ नए नए पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने भी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कई सारे ऐसे कानून बनाए बच्चों, ताकि इन सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस की पावर को खत्म किया जा सके, इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे बच्चों ऐसे एक्ट पास किए, ऐसे कानून बनाए जो हमारी इंडिया की फ्रीडम के अगेंस्ट थे, जो एक्ट ये शो करते थे कि इंडिया कभी ब्रिटिशर से आजाद नहीं हो सकता और ना ही किसी इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कई सारे ऐसे लॉ पास किए जो अगेंस्ट थे हर इंडियन के। जैसे देखिए आप लोगों को बच्चों कि एक एक्ट पास हुआ, एक्ट मतलब कानून बनाया गया, द आर्म एक्ट 1878 में आर्म एक्ट बनाया गया। आर्म का मतलब होता है हथियार, और इस एक्ट में ये कहा गया कि किसी भी भारतीय को, किसी भी इंडियन को अपने पास लाइसेंस के बिना किसी तरह का हथियार रखने की परमिशन नहीं होगी। तो टोटल यही समझ लें कि यहाँ पर हर इंडियन को, चाहे वो कोई भी है, उनके पास में हथियार रखना गैर कानूनी माना गया। सेकेंड एक्ट है बच्चों, ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ये आया और इसे अंधा कानून कहा गया। अंधा कानून इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया, इस कानून में ये कहा गया कि अगर कोई भी मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई खबर छापेगा तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर ब्रिटिश सरकार कोई भी गलत कदम करेगी तो ना तो उसकी न्यूज़ अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं छाप सकते, तो इसीलिए इसे अंधा कानून कहा गया। इसके बाद देखें 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इस इल्बर्ट बिल के अंदर 1883 में कहा गया कि इंडिया के अंदर जितने भी जज हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों की समान, दोनों की जो पोस्ट रहेगी वो इक्वल रहेगी। मतलब यहाँ पर अंग्रेजों और भारतीय जजों के बीच में इक्वलिटी की बात की गई। लेकिन इस बिल या जो 1883 में जो बच्चों इल्बर्ट बिल पास हुआ था, अंग्रेज इसके खिलाफ थे क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को भारतीयों के बराबर बना दिया गया और काफी लंबे टाइम तक इस इल्बर्ट बिल को के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने कह सकते हैं कि अपोजिशन किया और बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया, जिससे कि इंडिया में रहने वाले इंडियंस बहुत नाराज थे क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा बिल था जो भारतीय इंडियंस और ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स को इक्वल मान रहा था और ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई, इसीलिए एडवर्ड विन को बाद में कैंसिल कर दिया गया बच्चों। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी मैंने बताया जो हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, ये इंडिया से इंडिपेंडेंस से पहले बनी हुई पार्टी है बच्चों, 1885 में बनी और साथ में ही इंडिया की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? दिसंबर 1885 के अंदर ये पार्टी बनी और बनाने वाला था और इसका जो फाउंडेशन करने वाला जो पर्सन था वो खुद एक ब्रिटिशर था बच्चों और उसका नाम था AOU। ठीक है, AOU ने 1885 दिसंबर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से एक पार्टी बनाई। ठीक है, और इसमें 72 मेंबर थे। जब इस पार्टी की पहली मीटिंग हुई बच्चों, बॉम्बे के अंदर एक कॉलेज है तेजपाल कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी की पहली मीटिंग हुई और इस पहली मीटिंग में पूरी इंडिया से लगभग इंडिया के हर स्टेट से और सबसे ज्यादा बॉम्बे और कोलकाता से इंडिया के बड़े बड़े लीडर यहाँ पर इकट्ठा हुए और टोटल 72 मेंबर जो थे नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने और इन्होंने पहली मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इनमें से बॉम्बे और कलकत्ता से आने वाले या आज भी जिन लीडर्स का हम लोग नाम लेते हैं वो सब कांग्रेस के मेंबर बने। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों कुछ फेमस मेंबर्स की बात करेंगे। जैसे देखिए आप दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे बच्चों, मतलब पॉलिटिक्स में जो चीजें गांधी जी ने सीखी वो सारी की सारी इन्होंने दादा भाई नौरोजी से सीखी। तो ये टीचर थे। ठीक है, इसके बाद में एक और लीडर थे जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के साथ में ही है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये कुछ इंडिया के नेशनल लेवल के बड़े बड़े लीडर्स थे जो कांग्रेस की पार्टी के मेंबर बने और इस तरह से इंडिया के रहने वाले लोगों को, इंडियंस को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने का। क्योंकि ऊपर जो हमने बच्चों एसोसिएशन पढ़े हैं ये छोटी बड़ी पार्टीज थी और यहाँ पर ये लोग एक छोटे लेवल पर काम कर रहे थे, लेकिन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी बच्चों इंडिया में नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लगभग पूरी इंडिया के बड़े से बड़े नेता जो थे या जो जितने भी कह सकते कि क्रांतिकारी थे, जितने भी इंडिया के लीडर थे वो इसके मेंबर थे और इसीलिए इंडिया को यहाँ पर नेशनल कांग्रेस के थ्रू अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यहाँ से हर बात कांग्रेस के थ्रू भारत की या इंडिया के रहने वाले लोगों की हर एक बात अंग्रेजों तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती रही कि एक्चुअल में इंडियंस क्या चाहते हैं। हम लोग इक्वालिटी चाहते थे, हम लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे, है ना, हम लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने की बात कर रहे थे, इंडियंस के फेवर में नए नए कानून बनाए जाए। तो इस तरह की डिमांड नेशनल कांग्रेस ने रखी और इस नेशनल कांग्रेस में भी सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट नेता थे वो थे बच्चों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे वो पेशे से एक बिजनेसमैन थे और साथ में एक पब्लिस्ट थे। पब्लिस्ट का मतलब इनका पब्लिकेशन था, न्यूज़पेपर मैगजीन छापने का काम और बाद में ये लंदन जाके सेटल हो गए। लेकिन लंदन जाने के बाद में भी आप लोग देखें कि लंदन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर होने का फायदा दादा भाई नौरोजी ने इस तरह से उठाया कि इंडिया में इंडियंस के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से गलत गलत कानून, गलत गलत जो थे लॉज बनाए जा रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो इंडिया का कह सकते हैं कि इंडिया के फेवर में ब्रिटिश गवर्नमेंट में बोलने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया। तो इसी के साथ में इन्होंने इंडिया के जो यंग नेशनलिस्ट थे उनको भी गाइडलाइन देने का काम किया, गाइडेंस देने का काम किया। इंडिया के जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे उनको इन्होंने सपोर्ट किया। तो दादा भाई नौरोजी का इंडिया की फ्रीडम फाइट में बहुत बड़ा बच्चों कंट्रीब्यूशन था और इस तरह से इंडिया के अंदर 1870 के अंदर इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल की स्टार्टिंग मानी जाती है। शुरुआत में कई सारे एसोसिएशन बनाए गए, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई गई। इस पार्टी में इंडिया के बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे जो फ्रीडम फाइट के फेवर में थे वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और इस तरह से इस नेशनल कांग्रेस ने टाइम टू टाइम नई नई डिमांड ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी और हमारे देश को फ्री कराने में इन लोगों की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था।
इसी कारण आज हम देखते हैं कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।